हेलो स्टूडेंट्स, जेपी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, पिछले क्लास में जो आपका 12th का क्लास हुआ था उसमें हम लेक्चर 1 में आपको जो है विद्युत आवेश से रिलेटेड बिंदुओं पर विचार किए थे कि विद्युत आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षण के नियम क्या है, कूलम्ब का नियम क्या है, और कूलम्ब के नियम से रिलेटेड जो परावैद्युतांक मैंने आपको पढ़ाया था और निर्वात की विद्युतशीलता हमने बतलाया था, उसके बारे में हमने डिटेल्स दिया था। ठीक है, उसके मात्रक को, डायमेंशन को और उसके वैल्यू को हमने ज्ञात करके बतलाया था। आज देखेंगे, आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यही सब टॉपिक आपको आगे डेरिवेशन में काम करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट का टॉपिक होने वाला है। ये क्लास 12 का हम वीडियो सेकेंड लेक्चर लेकर के आए हैं। यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी विद्युत स्थैतिकी। इस विद्युत स्थैतिकी में आपको सबसे पहला टॉपिक लिया गया है आज का विद्युत क्षेत्र। इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है? विद्युत क्षेत्र समझने से पहले मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा बात बता दूं, क्योंकि चुंबक से आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र में हुआ कि मान के चलिए कि आपके पास में दो चुंबक है। ये मान लीजिए ये दो चुंबक है और ये दो चुंबक को अगर हम काफ़ी दूरी पर रखते हैं तो इसका क्या होता है, आकर्षण शक्ति समाप्त हो गया। अब इसको पुनः धीरे धीरे एक चुंबक को स्थिर करके रखना है और दूसरे चुंबकों को हम पास लाते हैं तो एक पोजीशन, एक स्थिति ऐसी आती है कि यह चुंबक दूसरे चुंबक में आकर के आकर्षित हो जाता है। तो कंडीशन क्या बना, यह पोजीशन जो हुआ यह दोनों चुंबक की अंतिम स्थिति है। ठीक है, अगर इस स्थिति के अंदर अगर हम किसी चुंबक को लाते हैं तो आकर्षण तो होगा ही, लेकिन सबसे अंतिम स्थिति ये बन रहा है अगर इसके बाहर अगर हम चुंबक को रखते हैं तो आकर्षण शक्ति समाप्त हो रहा है। अगर इसके जैसे ही अंदर लाते हैं तो आकर्षण शक्ति चालू हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि इसका अंतिम स्थिति है। तो मान के चलिए कि दो चुंबक है और ये इतना अधिकतम दूरी तक ये दोनों चुंबक एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। तो ये जो अधिकतम दूरी हुआ, इस दूरी को हमने मान लिया त्रिज्या। इस दूरी को हमने क्या मान लिया, त्रिज्या। और इतना त्रिज्या एक को केंद्र मान करके और इतना सेंटीमीटर त्रिज्या का जब हम एक सर्किल खींचेंगे, एक वृत्त खींचेंगे, तो इस वृत्त के परिधि पर मान के चलिए कि हमने एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, ये त्रिज्या हमने मान लिया और इस त्रिज्या का एक सर्किल खींच दिया। अब इस वृत्त के किसी भी बिंदु पर यानी परिधि के किसी भी बिंदु पर अगर हम एक चुंबक को रखते हैं, एक चुंबक तो स्थिर है, अगर किसी भी बिंदु पर दूसरे चुंबक को रखते हैं तो ये चुंबक दूसरे चुंबक में आकर के आकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि दो चुंबक जिस दूरी तक, जिस अधिकतम दूरी तक एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं और उसके लिए जो ये अधिकतम क्षेत्र बनता है, इसी क्षेत्र को हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। तो कंडीशन आपको आ गया समझ में? एक चुंबक यहाँ पे है, दूसरे चुंबक यहाँ पे है और दो चुंबक, जब तक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होते हैं, एक साउथ होते हैं, और इसका कंडीशन क्या होता है, आकर्षित होना। यानी दो वस्तुएं जब आकर्षित या विकर्षित भी हो सकती है, विकर्षण की भी क्रिया होती है चुंबक में, तो जिस स्थान तक, जिस अधिकतम दूरी तक ये चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, तो वही अधिकतम दूरी को, उसी क्षेत्र को हम चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको यहाँ पे विद्युत क्षेत्र समझना है। तो विद्युत क्षेत्र की क्या परिभाषा है? विद्युत क्षेत्र में है कि आवेश तथा आवेश समूह के परिगत, अब मान के चलिए कि यहाँ पे एक आवेश हो गया क्यों, या आवेश समूह के परिगत। तो आवेश समूह के परिगत का अर्थ ये हुआ कि हम यहाँ पर देखिए, ये आवेश समूह हुआ है ना। आवेश या आवेश समूह के परिगत का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव किया जाता है, तो उसी क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक बार परिभाषा को फिर से समझेंगे। आवेश तथा आवेश समूह के परिगत वह क्षेत्र जहाँ तक उसके आकर्षण या विकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। आगे देखिए, विद्युत क्षेत्र का जो SI मात्रक होता है, विद्युत क्षेत्र को हम ई से, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उसको प्रदर्शित करेंगे कैपिटल ई से। चलिए तो देखते हैं इसको। ये विद्युत क्षेत्र हो गया और विद्युत क्षेत्र को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। विद्युत क्षेत्र जो होता है यह एक सदिश राशि है।
सदिश राशि। और इसका एसआई मात्रक जो होता है, इसका दो एसआई मात्रक है, एक होता है न्यूटन प्रति कूलम और सेकेंड मात्रक होते हैं वोल्ट प्रति मीटर। जो आपको जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे ना, तो इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझ लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको बोला जाता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है कि किसी आवेश पर जो बल लगते हैं, आवेश पर जो बल लगते हैं, तो बल तथा उस आवेश के अनुपात को हम विद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, देखिए इसको फिर से एक बार समझिए। विद्युत क्षेत्र को हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और विद्युत क्षेत्र कहते किसको है, तो विद्युत क्षेत्र का अर्थ ये हुआ कि अगर दो आवेश पर, ये दो आवेश है, इन दोनों आवेशों पर जो बल लगता है, तो बल लगा दिया एफ, बल सदिश राशि है इसलिए हमने एफ वेक्टर दिया, तो ये बल हो गया एफ वेक्टर। और बल क्या चीज़ पर लगा, आवेश पर। ये आवेश आपका धन परीक्षण आवेश कहलाता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इंग्लिश में कहते हैं। जो आवेश समूह की परीक्षा लेता है उसी को हम धन परीक्षण आवेश कहते हैं। आप क्यू भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा, क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, या इसको क्यू नॉट बोला जाता है, या क्यू भी लिख सकते हैं। तो क्या कहा, बल तथा आवेश, अगर किसी आवेश पर बल लग रहा है ना, तो जो आवेश पर बल लग रहा है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो परिभाषा में इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, इस कंडीशन से, ध्यान से सुनिएगा। किसी आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके लिए फॉर्मूला हो गया विद्युत क्षेत्र के लिए, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अर्थात हिंदी में इसको बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू बल बटा में धन परीक्षण आवेश। ठीक है, और इसी के आधार पर यह भी एक सदिश राशि है। यह जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह भी एक सदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए इसका एसआई मात्रक हम आपको बताते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो आप बल के बारे में जानते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे न्यूटन को। और आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब, तो ये हो गया आपका न्यूटन प्रति कूलम्ब। और विद्युत क्षेत्र को हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तीव्रता को। विद्युत क्षेत्र हो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, दोनों को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई वेक्टर बराबर आ गया आपके पास में न्यूटन प्रति कूलम। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या करके न्यूटन कूलम इन्वर्स। ठीक है, ये न्यूटन कूलम इन्वर्स हो गया। इसका एक अन्य मात्रक होता है, या करके लिख देते हैं, इसका एक अन्य मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब ये कैसे आया, वोल्ट प्रति मीटर कैसे आया, इस पर भी विचार करते हैं। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, V बराबर W/Q। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको भी हम समझा देते हैं। चूँकि फार्मूला होता है V बराबर होता है W/Q, यानी विभवांतर बराबर होता है कार्य बटा में आवेश। ठीक है, आगे देखेंगे। V बराबर हो गया, W के लिए फार्मूला होता है W बराबर Fs। W बराबर Fs, बल गुने विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। और बटा में Q है तो Q कर लीजिए। अब क्या करते हैं, इसको इसके नीचे ट्रांसफर कीजिए। तो S इसके जब नीचे आएगा तो हो जाएगा विभवांतर बटा में विस्थापन। ये आप इसको पढ़ते हैं विभवांतर या विभव, इसको पढ़ेंगे विस्थापन। और इधर आ गया बल बटा में आवेश। अब कंडीशन को देखिए, विभव का मात्रा क्या होता है, वोल्ट होता है। विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। तो वोल्ट बटा मीटर इजकल टू बल का मात्रा क्या हो गया, न्यूटन, और आवेश का मात्रा क्या हो गया, कूलम हो गया। तो न्यूटन प्रति कूलम। अब यहाँ से देखिए, न्यूटन प्रति कूलम को अगर हटाते हैं तो विद्युत क्षेत्र रखेंगे, तो ये पूरे के जगह पर क्या बैठ जाएगा, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र बराबर क्या आ गया आपके पास में, वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका दो मात्रक हो गए। एग्जाम में इसको पूछे जाते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताइए। अगर आपके ऑप्शन में न्यूटन प्रति कूलम न हो तो इसका आंसर वोल्ट प्रति मीटर इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आइए इसके डायमेंशन पर हम विचार करते हैं। इसके बीमा को कैसे निकालेंगे, तो बीमा निकालने के लिए ये देखिए, यहाँ हम इसको यहाँ पर निकाल देते हैं बीमा को। तो बल का डायमेंशन होता है mL/T−2, ये हो गया बल की बीमा। और आवेश की बीमा होता है AT, है ना। अब इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे
तो हो जाएगा ML T इनवर्स 2 और ये देख लीजिए A इनवर्स T इनवर्स, डायमेंशन आपको सिखा दिया गया फर्स्ट टाइम में, अभी उसको सीखे होंगे। तो देख लीजिए ML T का पावर यहाँ पर -2 है और T का पावर यहाँ पर -1 है, तो क्या हो जाएगा -3 A इनवर्स। ये इसका आ गया डायमेंशन, किसके लिए? विद्युत क्षेत्र के लिए। ये छोटे छोटे टॉपिक आपको याद करने पड़ेंगे, जब तक आप इसको फॉलो नहीं कीजिएगा, आप इसको तैयारी नहीं कीजिएगा तो आपसे डेरिवेशन नहीं बन पाएगा। इसीलिए इस टॉपिक को समझना और जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट की बात है, और 12th वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये 12th का ही टॉपिक है और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम वही टॉपिक लेकर के आ रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। इस वीडियो पर कंटिन्यू आप बने रहे तो आपको अच्छे से आएगा समझ में। देखिए तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे का जो आपका टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव लिखा हुआ है, तो देखिए हम वैद्युत द्विध्रुव पर फोकस कर रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है देख लीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप मेहनत करोगे लाइफ में ज़रूर सक्सेस करेंगे। मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देख लीजिए, तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अब जान लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का यहाँ पे पिक्चर हम बना रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे, पिक्चर से आपको आ जाएगा समझ में। मैंने यहाँ पे आवेश लिया, एक आवेश लिया प्लस, एक आवेश लिया माइनस। अब इस पर जो इसकी जो डायरेक्शन जो होंगे वैद्युत द्विध्रुव के, वह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन गया, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा जो होती है वह कैसी होती है? तो ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होगी वह ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमने यहाँ पे दे दिया P, और P वेक्टर को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। P वेक्टर को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। यहाँ पे जो आवेश है एक प्लस Q हो गया और एक माइनस Q हो गया। चलिए Q से लेकर के P तक जो अल्प दूरी है इसको हमने ले लिया L, पुनः P से Q तक की जो अल्प दूरी है इसको ले लिया L, और L दोनों को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2L। अब इसमें आपका दो परिभाषा है, ठीक है, इसमें दो परिभाषा है। परिभाषा क्या है? एक तो आपका परिभाषा ये बनेगा वैद्युत द्विध्रुव के लिए, और एक बनेगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के लिए। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, सबसे पहले तो इसको समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका जो आवेश है ना, दो आवेश जितनी दूरी पर स्थित हो, प्रकृति का मतलब एक धनात्मक है और एक क्या है, ऋणात्मक है। तो इसकी आप परिभाषा में लिख सकते हैं कि जब परिमाण में समान का मतलब आवेश पर जो परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है, तो इस पर भी तो आवेश वही हुआ 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो कंडीशन क्या वाला, ध्यान से देखिएगा, जब परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत, एक प्लस एक माइनस, इसी को हम नेचर कहते हैं, इसी को प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति में विपरीत दो आवेश जब एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, यही दूरी को अल्प दूरी कहा जाता है। दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो तो उसी को हम क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, उसी को वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। परिभाषा एक बार फिर से सुनिएगा, परिभाषा हमने बोल दिया, आप इसको समझ लीजिए। क्या कहा कि जब परिमाण में समान, तो देखिए परिमाण में समान है, परिमाण में समान, प्रकृति में विपरीत दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। और वैद्युत द्विध्रुव को P वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये P वेक्टर जो हुआ ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया। समझ गए होंगे परिभाषा। परिमाण में क्या है, समान है, प्रकृति में क्या है, विपरीत है। आवेश कितने हैं, तो दो आवेश है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो अल्प दूरी पर हो, तो उसी को क्या कहोगे, वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। वैद्युत द्विध्रुव को हम P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को भी P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा क्या, कहेंगे किसको, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसी से आपकी परिभाषा आ जाएगी समझ में। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कह रहा है कि दो आवेश या आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी है, आवेश एवं आवेशों की जो बीच की अल्पतम दूरी है, उसी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
जैसे में देखिएगा पी वेक्टर बराबर फार्मूला होता है Q इंटू 2L, ये तो हो गया फार्मूला, और इसी में परिभाषा भी छुपा हुआ है। परिभाषा में आप क्या बोल सकते हैं, आवेश तथा आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को, यहाँ पर देखिए इंटू है, इंटू का मतलब गुना, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे और इसको पी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब इसी का एसआई मात्रक पूछा जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइए, तो देखिए आवेश का मात्रक क्या अभी आपको हम सिखाए हैं, कूलम्ब, और चूंकि दो शुद्ध संख्या है इसीलिए दो का न तो मात्रक होता है न ही बीमा होता है, तो बच गया एल, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो ये हो गया आपका कूलम्ब मीटर। इसको हम चेंज करके लिख देते हैं, ये कूलम्ब मीटर हो गया। आवेश का मात्रक हो गया कूलम्ब और लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, तो इसको कूलम्ब मीटर कहते हैं। एक और सुंदर चीज़ में हम बताते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एक अन्य मात्रक होता है डीवाई। आप इसको याद करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अन्य मात्रक क्या है या एसआई मात्रक क्या है, अगर कूलम्ब मीटर ऑप्शन में नहीं दिया तो आपका आंसर हो जाएगा डीवाई। डीवाई जो है वह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अन्य मात्रक है। जब इसका बीमा पूछेगा तो देख लीजिए, आवेश के लिए डायमेंशन क्या होता है, 80 होता है, तो हमने 80 रख दिया, और एल का डायमेंशन क्या होता है, एल हो गया, दो का तो बीमा होगा नहीं, तो इसी को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो LTA यही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए बीमा होता है, डायमेंशन होता है। ठीक है, यह जो है यह एक सदिश राशि है, ये सभी ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लाजवाब का क्वेश्चन है। आप इसको एक बार देखिए, बेहतरीन ढंग से आपको आएगा समझ में। वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसका बीमा LTA होता है, इसका एसआई मात्रक कूलम्ब मीटर होता है या अन्य मात्रक डीवाई होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा क्या है, आवेश तथा आवेशों के बीच की जो अल्पतम दूरी होती है उसी दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इतना तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए तो एक छोटा सा हम डेरिवेशन आपको डाल रहे हैं ताकि उस डेरिवेशन से जो आने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, अक्षीय स्थिति में एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की तीव्रता के लिए व्यंजक, वो आपको आ जाएगा समझ में। तो मैं यहाँ पे एक टॉपिक लिख रहा हूँ, एक टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण, ध्यान से देखिएगा, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये देख लीजिए एग्जाम में अगर पूछेगा तो इसका वैल्यू 2 नंबर में होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझेंगे, क्या कहा, बिंदु आवेश के कारण। तो आइए यहाँ पर हम पिक्चर बनाते हैं, कि बिंदु आवेश डालते हैं। चलिए यहाँ पर बिंदु आवेश लिख लिया प्लस Q, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, तो यहाँ से कोई एक बिंदु होगा और किसी बिंदु पर आपको क्या प्राप्त करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पे जो आवेश है इस आवेश को हमने मान लिया Q0, ठीक है, Q0 मान लिया, और ये आवेश की गति है। आवेश अब अनंत से आवेश को अगर हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले जाएंगे तो इसको हम कार्य कहते हैं, इसको विद्युत विभव कहते हैं। इसमें कार्य होते हैं यानी W काम करेंगे और इसी को हम विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका धन परिचलन आवेश हो गया प्लस Q0, बिंदु आवेश लिया, और इस आवेश को क्या काम किया गया है कि विद्युत क्षेत्र के निकट में ले जाने में क्या किया गया, इसमें कार्य किया गया, और कार्य करने में क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त होगा। तो चलिए इस स्थिति में यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब के नियम से, यहाँ पे इसको आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं कूलम्ब के नियम से, यानी तो भाषा में यहाँ पे लिख सकते हैं, भाषा हम बोल देते हैं, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस Q है जिससे R दूरी पर, दूरी ले लेते हैं यहाँ पे R दूरी पर एक धन परिचलन आवेश है जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर प्राप्त करनी है। फिर से समझेंगे, एक बार भाषा को फिर से देखिएगा। माना कि प्लस Q एक बिंदु आवेश है जिससे R दूरी पर एक धन परिचलन आवेश Q0 है
और जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है। ये हो गया आपका लॉन्ग बेज। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इसीलिए कूलम्ब के नियम से, बाई कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब के नियम से, कूलम्ब का नियम आपको हम पढ़ा चुके हैं। कूलम्ब का नियम आपने क्या पढ़ा है, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कूलम्ब का नियम आपको बता चुके हैं लेक्चर 1 में, फर्स्ट वीडियो में आप इसको देख लेंगे। मान लेते हैं इसको समीकरण x। ठीक है, आगे देखिए, अब हम चलते हैं पुनः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो लिखेंगे पुनः विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के सूत्र से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र से। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई वेक्टर बराबर, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, ई वेक्टर बराबर फॉर्मूला होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अब क्या करते हैं, इसके बटा में एक मान करके यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा, ई वेक्टर इजकल टू एफ वेक्टर इजकल टू ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट। इसको मान लेते हैं समीकरण वाई। ठीक है, समीकरण वाई हो गया। आगे देखिएगा, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समीकरण x को देखिए और समीकरण y को देखिए। LHS बराबर है, तो जब LHS बराबर होगा तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसके RHS को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण x एवं y से, समीकरण x एवं y से। तो चलिए RHS का वैल्यू देखेंगे, RHS का वैल्यू हो गया आपका ई वेक्टर इंटू क्यू नॉट और इजकल टू, इसके RHS का मान देखेंगे तो इसके RHS का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, ये आपका आवेश हो गया क्यू नॉट, इसमें देखिए इसमें 2 आवेश है, इसमें 1 आवेश है। अब ये कोई आप दिमाग यहाँ नहीं लगाइएगा कि यहाँ पे क्यू नॉट है, यहाँ पे 1 2 लिखा हुआ है, तो ये कटेगा कैसे। आप आवेश देखेंगे कि यह भी आवेश है और यह भी आवेश है। तो चलिए एक आवेश से एक आवेश को आप कैंसिल कर दीजिए, तो क्या आपके पास में प्राप्त हो जाएगा, ई वेक्टर इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू, इसमें देखिए इसमें आवेश क्या को बच गया, एक आवेश बच गया। तो Q1 ना लिख करके यहाँ पर हम केवल Q भी लिख सकते हैं और बटा में हो गया R स्क्वायर। ये जो फार्मूला हो गया ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हो गया। ठीक है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक की प्राप्ति हुआ। इसी व्यंजक से हम अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद, क्लास डिसमिस्ड।